इंपॉर्टेंट सवाल है। 10.2 का पहला सवाल, पहले का पहला सवाल। आप कल वाली प्रमेय सीख गए होंगे, प्रमेय 10.1। कौन बताया कथन क्या था? केंद्र जीरो तो सिद्ध करने में आएगा, कथन ही पूछ रहे हम कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इतने से कथन है बस कि क्या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, इतनी कथन है। बिल्कुल नहीं पढ़ते लिखते। प्रश्नावली 10.2 पहला सवाल, पहले का पहला सवाल। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो वृत्त बनाना पड़ेगा हमें, तो ये हमने बना दिया वृत्त। अब बाहर कहीं अब स्पर्श रेखा के लिए तो बिंदु कहाँ होना चाहिए? वृत्त के बाहर होना चाहिए, क्योंकि बाहरी बिंदु साथ ही स्पर्श रेखा। तो मान लिया जाए यहाँ कहीं बिंदु Q है, तो इस बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये होगा आपकी स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। देखिए जैसा जैसा सवाल कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ कि वृत्त पर एक बिंदु Q से, तो चूंकि हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो बिंदु कहां पर होगा? वृत्त के बाहर ही होगा। अब यहाँ पर उन्होंने स्पर्श बिंदु क्यों नहीं कहा है? क्या कहा कि किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बिंदु होगा, बिंदु को हमने नाम दे दिया Q। और यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई, अब स्पर्श रेखा कहां से कहां तक होगी? जो बाहरी बिंदु और जहां तक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र कितना है? O। तो Q की केंद्र से दूरी कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। ये जो बिंदु Q है इसकी केंद्र O से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये लो 25 सेंटीमीटर, केंद्र को उठा के यहां पटक दो। ठीक है, केंद्र को हमने मान लिया O। इस Q से O की दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। बचा क्या कि ये हो गया हमारी त्रिज्या। ठीक है, इसका मान निकालना। जैसे कहा ना कि त्रिज्या की लंबाई याद कीजिए, तो त्रिज्या कहां से कहा? त्रिज्या तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा थी तो हमने क्या कर दिया, केंद्र से जो परिधि का जो स्पर्श बिंदु था इसको हमने मिला दिया, ये हमारी बन गई त्रिज्या। त्रिज्या तो हम इस तरफ भी बना सकते थे, लेकिन इससे हमने यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि हमारा एक, देखो आपको ध्यान से देखो, आपको एक ये त्रिभुज दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ओ को, इस वाले बिंदु कुछ नहीं है तो इसको पी मान लो आप। तो जो स्पर्श, ये पी का बिंदु नाम क्या होगा? पी बिंदु का नाम, ये जो पी बिंदु इसका नाम क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा ना। ये जो बिंदु P है ये वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है, और इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। तो O को P से मिलाया और OP क्या होगा आपका? OP हो गया आपकी त्रिज्या। P है स्पर्श बिंदु लेकिन OP है त्रिज्या। QP है आपकी स्पर्श रेखा। OP क्या है? OP है केंद्र की स्पर्श, बाहरी स्पर्श बिंदु से दूरी। ये जो स्पर्श रेखा का बिंदु है ना उससे O की दूरी है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, इस वाली रेखा का मान निकालना है। अब एक त्रिभुज है तो पहले आप लिख दो कि दिया है पहले का पहला, दिया है एक वृत्त में। आप इतना चाहे तो लिखें, तो भले मत लिखें कि वृत्त में जिसका केंद्र O है, हमें कोई मतलब ही नहीं इससे। हमें दिया है किसका मान? PQ का मान। PQ कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर लिखा है, 24 सेंटीमीटर। ये P यहाँ से Q दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर। OQ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कौन है हमारी? रेडियस R। कौन है? OQ। OQ है, सॉरी OP कहाँ है? OQ मैंने बोल दिया तो OQ होगा। तो OP हमें ज्ञात करना है। अब चूंकि अभी हमें त्रिभुज का नहीं पता, किस प्रकार का त्रिभुज है नहीं पता, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर कि प्रमेय 10.1 से
तो प्रमेय 10.1 से आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया हमने पढ़ा है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब वृत्त की त्रिज्या कौन है? वृत्त की त्रिज्या है ओपी, स्पर्श रेखा कौन है? क्यूपी। तो यानी कि ओपी लंब होगी किसके ऊपर? क्यूपी के ऊपर। और लंब का मतलब क्या होता है कि उसके दोनों तरफ समकोण बनते हैं। हमें दोनों तरफ से थोड़ी मतलब, हमें तो एक तरफ से। और ये देखो हमारे त्रिभुज के अंदर एक हमारा ये क्या था? ये त्रिभुज था, इसका नाम था ओ पी क्यू था, लेकिन हमें त्रिभुज का पता नहीं था किस प्रकार का है। लेकिन जैसे हमने देखा कि ये जो इस वाली रेखा को हम वृत्त के अंदर त्रिज्या के नाम से जानते हैं, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करे हम उसे स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारी स्पर्श रेखा। और हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, और जहां पर लंब होती है वहां पर समकोण बनता है। तो हमारा त्रिभुज किस प्रकार का बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। इससे होगा क्या कि समकोण के सामने वाली भुजा तो हो जाएगी आपकी कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि यहाँ पर न्यून कोण की बात ही नहीं हो रही, तो ये सीधा सीधा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो इस हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो प्रमेय 10.1 से ओपी लंब होगा किसके ऊपर? पी क्यू के ऊपर। अब ये लंब होगा तो भैया त्रिभुज कौन से में? ओ पी क्यू में कोण P बराबर कितना होगा? ये कल सवाल हमने किया था लास्ट वाला, उसी तरह है। कोण P बराबर कितना है? 90 डिग्री। अतः किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है? कर्ण का वर्ग। बताओ कर्ण आपका क्या है यहाँ पर? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है हमारा ओ क्यू, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। आधार, आधार मान लो आप पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना? ओ पी स्क्वायर। जो जो मान है वो रख दो। ओ क्यू का स्क्वायर है हमारे पास, और ये ओ क्यू का मान है 25 का स्क्वायर। पी क्यू का मान है हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओपी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। लिख दिया हमने ये प्लस का इस तरफ आकर, माइनस का तो 625 माइनस 576 बराबर ओपी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ओपी स्क्वायर कितना बचेगा? 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, एक बचा, 1 में से 7 नहीं जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 5 गया तो 0। स्क्वायर हटा उस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो यानी कि 49 के ऊपर अंडर रूट। और बताओ तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। तो ओपी बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। उत्तर। ओपी कौन थी? आपकी त्रिज्या थी, त्रिज्या का मान आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ज्यादा जल्दी होगा टाइम? नींद नहीं खुलती ठंड में इतनी जल्दी सुबह सुबह, अब क्या करें। आपको ठंडी लगती है? बढ़िया है। आपके बचे हुए पाठ 10, 11 और 6, कितने बचे ना? 12 भी तो बचा है। 10, 11, 12 और 6। इनके सवालों के सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएंगे बुक्स में भी, कहीं मतलब गाइड में भी, परीक्षा परीक्षा बहुत कहीं पर ये तो मैं कह सकता हूँ कि समझ में तो नहीं आएंगे बिना समझे।
अब रोज आओगे समझ जाओगे भैया। टाइम खराब ही नहीं करवाया मेरे साथ तो कुछ नहीं। मैं तो शाम को भी आ रहा था, सुबह भी आ जाऊंगा। इतने दिनों शाम को आ रहा था, परसों तक तो। आपकी जानकारी के लिए बता था कि जब सुबह का पहले शाम को टाइम किया था ना, उस दिन पहले दिन तो आए थे आप। समस्या ये है कि मेरे को नाम याद नहीं रहते, बाकी सब कुछ याद रहता है। तो ये तो बोले मत कि कौन किस दिन आया था। मैं अगर आपसे पूछ लूँ ना कि भैया आप आए थे नहीं आए थे कल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मना कर दोगे आए थे, फिर भी तुम्हें मान लूंगा। वो आपने देखा होगा कभी कभी स्कूल की बेंच पे बैठे बैठे मान लो नींद के झोंका आए एकदम ऐसे यूं, फिर हम एकदम ऐसे यूं, और फिर उसमें हम आसपास देख ले किसी ने देखा तो नहीं। अब उसमें देख लेते बहुत सारे, पर वो फटाक से आपके ऊपर से ध्यान हटा लेते हैं कि यार सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। वैसा नहीं कि हमें कोई किसी ने देखा ही नहीं मतलब। तो उसी तरह याद सब रहता है मेरे को, चिंता मत करो आप। तो अगर मैं आपके हाँ ना या ना में ना कर दूं या हाँ में हाँ कर दूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी। आपसे सवाल कॉपी नहीं हुआ अभी? इन्ना से बाद में कॉपी कर लिया। बात कीजिए लेकिन। हाँ, बोलिए आप क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ गाँव में से आए तो? अच्छा, और ये कहाँ से आया बाकी? क्या क्या तो तर्क देते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा तो यार। प्रमेय 10.2, पेज नंबर 166, 166। आपके दिमाग में डाउट तो नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अंडर रूट के अंदर से हमेशा दो संख्याएं निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। गर्दन हला दी, जैसे आपको पता ही था। जैसे कि भैया यहाँ पर लगा था ये ओपी स्क्वायर, ठीक है, और ये ओपी स्क्वायर बराबर लिखा था 49। एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बात बता रहा हूँ, सामने देख लो थोड़ा सा। तो मैंने आपसे कहा था जब भी स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर सामने वाली संख्या पर क्या लगाता है, अंडर रूट, और यहाँ से दो दो के जोड़े में संख्या बाहर निकलती है। और जब भी संख्या बाहर निकलेगी तो क्या, यहाँ से दो संख्याएं मिलेंगी हमें, एक प्लस की और एक माइनस की। ओपी बराबर प्लस माइनस 7, यानी कि ओपी का मान क्या हो सकता है, प्लस का 7 भी हो सकता है और ओपी का मान माइनस का 7 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि -7 का स्क्वायर भी क्या होता है, 49, और +7 का स्क्वायर भी क्या होता है, 49। लेकिन यहाँ पर तो मैंने प्लस माइनस कुछ लगाया ही नहीं, ऐसा क्यों? मेरे को ये तो पता है कि आपके दिमाग में ये नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। क्योंकि जब भी हम भुजाओं की माप करते हैं, स्केल देखा होगा आपने, इंच टेप देखा होगा आपने, कुछ भी मापने की मेजरमेंट की वस्तुएं देखी होगी, तो हमेशा माप कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, और माइनस वाली संख्या हमेशा जीरो से छोटी होती है। तो मेजरमेंट के अंदर अगर हम माइनस वाली संख्या लेंगे तो मतलब कि जीरो के अंदर नापने जाएंगे, अब जीरो के अंदर कैसे नापेंगे? तो यानी कि कोई भी अगर हम, जैसा आपने स्केल देखा हो तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। ऐसा स्केल होता है आपका, होता है जीरो, एक, दो, तो ये सब कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, और माइनस वाली संख्या जीरो से छोटी होती है। यानी कि भुजाओं की माप हमेशा कायम आती है, हमेशा प्लस वाली आती है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ प्लस वाले मान लिखा है, यहाँ पर माइनस वाला नहीं लिखा है। अन्यथा यहाँ से आपके दो मान आने थे, लेकिन यहाँ से कितना मान आएगा, एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने किसी भुजा की माप निकाली है कि एक वृत्त के अंदर हमने उसकी त्रिज्या ज्ञात करी है। त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। मैंने लगाया 7 सेंटीमीटर, लगाना मत भूलना, परीक्षा में 1 नंबर खाम खा कट जाएगा यहाँ पर।
बात आपको पल्ले पड़ी हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रमेय 10.2। मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट में आपको 3 से 4 प्रमेय बताऊंगा मैं, लगभग 4। एक हो गई है प्रमेय 10.1 कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, कल हो गई आपकी। आज 2 पढ़ेंगे हम, प्रमेय 10.2। कथन पढ़ लीजिए जब तक आपसे हो सके तो, आपने पढ़ना सीखा हो तो। पेज नंबर 166। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, ये लिखा है। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। वृत्त के ऊपर किसी बाहरी बिंदु से कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 2, आप बोलो 3, 4, आप हो जाओ 5, 6, 7, 8। क्या यार 1, 2 कितनी खींची जा सकती है भैया? ये सब बता रहे हैं, एक मुंह से बोल रहे 2, कुछ तो निकलेगा सही। अब दोनों एक साथ नहीं बोले, कितनी होती है? स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती है। स्पर्श जो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, छेदक रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई बाहर निकल जाए। फिर से वही बात मैं पूछूंगा, दिया है में क्या क्या है? कुछ नहीं था हमारे पास, सिर्फ एक कथन था कि वृत्त के ऊपर किसी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कल रोटी बनानी सिखाई थी, आज चाय बनाना सिखाऊंगा। ये एक वृत्त है वृत्त, तो इसका केंद्र भी होगा, और केंद्र का नाम भी होगा फिर तो ओ। क्या किया? सर्वप्रथम एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ है। उसके बाद अब चूंकि कह रहे हैं कि किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा है, तो पहले तो स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी, और स्पर्श रेखाएं कहां से बनती है? बाहरी बिंदु से, और जो कि वृत्त को एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करती है। तो ये कोई बाहरी बिंदु हमने भैया मान लिया यहाँ पर, और हमने इसको नाम दे दिया P। नाम दे दो कुछ भी हमारे हिसाब से, ए पी मान लो, पर हम चूंकि ये अच्छे रहते हैं, जैसे हम सवाल में मानने काम करते हैं एक्स, जैसे यहाँ पर हमने बाहरी बिंदु को नाम दे दिया P। तो आपको 2 स्पर्श रेखाएं दिख रहे होंगे। मैं ऊपर वाले स्पर्श बिंदु को नाम दे रहा हूँ A, और नीचे वाले स्पर्श बिंदु को नाम दे रहा हूँ B, क्योंकि 2 स्पर्श रेखा है ना, तो वृत्त के 2 विनिष्ट बिंदु बनेंगे। एक ऊपर स्पर्श रेखा का एक बिंदु ये, और एक स्पर्श बिंदु ये। पहले को नाम दिया हमने A, दूसरे को नाम दिया हमने B। दे दिया हमें सवाल में, और हमसे ये पूछा है कि अब 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी आपकी? एक तो है PA और एक है PB। तो क्या इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है? यानी कि अगर इसकी 4 होगी तो इसकी भी कितनी होगी? 4। अगर इसकी 5 है तो इसकी भी कितनी होगी? तो ये हमें सिद्ध करना कि बराबर होती है या नहीं होती। इसके पहले मैं आपको पाठ 6 में लेके चलता हूं, और पाठ 6 में हम 3 प्रमेय पढ़ेंगे सर्वांग समता की, जो कि कक्षा 9वीं में बड़े अच्छे से दिया सरल रूप से। सर्वांग समता, हाँ बस 9वीं नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए आपको। ये त्रिभुज के गुणधर्म होते हैं, ध्यान से देखना। जब भी हम 2 त्रिभुजों की तुलना करते हैं, अब पहले तो आप इसका मतलब समझ लो। पहले तो मैं 2 त्रिभुज बना दूं। मैंने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, एक का नाम दिया A B C, दूसरे एक को बना दो, पहले त्रिभुज बनाओ। सारे मार्कर में इनके खत्म। अरे वाह, ये होगा आपका P Q R। 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे आप सभी को, A B C और एक P Q R। A B C। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको तोड़ू तो आपको एक तो दिख रहा हो शुरू में सर्व। सर्व का मतलब संस्कृत में क्या होता है? सभी। सभी। अब चूंकि मैंने सर्व को हटा दिया, यहां पर एक अंक की बिंदु दिख रही है आपको? सर्वांग समता। सर्वांग समता गलत लिख दिया था। हाँ भैया, एक तो हटा सर्व, उसके बाद अंक की बिंदु दिख रही होगी, तो ये बनेगा आपका अंग। यहां से अम होता है ना, अम आहा, तो ये बिंदु की अम की है, यानी कि सभी अंग। और समता का मतलब क्या होता है? समान, यानी कि इसका मतलब होता है सभी अंग समान। किसका मतलब? सर्वांग समता का। यानी कि जब भी हम 2 त्रिभुजों की तुलना करें, अब उसकी 3 प्रमेय होती है अलग अलग, ध्यान से देखना। एक तो होता है भुजा भुजा भुजा। क्या मतलब? इसकी भी कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। इसकी भी कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। तो यदि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो,
भुजाएं बराबर कैसे हो कि अगर मान लिया जाए ए बी का मान है 4 सेंटीमीटर, इस तरफ पी क्यू का मान भी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरफ है बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, इस तरफ क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर, इस तरफ है ए सी का मान 6 सेंटीमीटर, इस तरफ है पी आर का मान 6 सेंटीमीटर। तो इसकी भी 4 5 6 है, इसकी भी 4 5 6 है। तो क्या दोनों त्रिभुज लगभग समान होंगे क्या? होंगे, क्योंकि इनकी दोनों की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। 4 4 5 5 6 6 है। तो पहली तो होती है आपकी भुजा भुजा भुजा, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं भू भू भू, जैसे कुत्ता करता है। ये है आपकी पहली प्रमेय, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज इतना बड़ा बने या आपका त्रिभुज इतना बड़ा बने या आपका त्रिभुज इतना बड़ा बने छोटा सा, इसका भी तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो आपको पता है, मैं बता चुका हूं आपको। दूसरी होती है भुजा कोण भुजा, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। मान लिया जाए हमारी तीसरी भुजा में नहीं दी, ये तीसरी भुजा का हमें नहीं पता, लेकिन दो भुजाओं को तो पता है ना, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं तो आपस में बराबर है, लेकिन इनके साथ एक कोण भी बराबर है। कौन कौन सा बराबर? कोई से कोण बराबर हो जाए आपका, आपका ये कोण इसके बराबर हो जाए, यानी कि ये अगर मान लो 60 है तो ये 60 हो जाए, या फिर चलो ये नहीं पता हमें, ये हमारा 70 है तो ये हमारा 70 हो जाए। चलो भैया हमें इसका ही मान नहीं पता, तो ये हमारा 80 है तो ये भी हमारा कितना हो जाए? 80। यानी कि इनके समान अनुपात किया तो कोण आपस में बराबर हो जाए। तो भैया इसका एक एक कोण तो बराबर है, साथ में क्या है, दो भुजाएं आपस में बराबर है, 4 4 5 5 और एक 80 80, दो कोण आपस में बराबर है। तो ये प्रमेय क्या बन जाएगी आपकी? भुजा कोण भुजा। इसको हम लिख देंगे भू को भू, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं भैया इनको, भुजा भुजा भुजा। दूसरी है भुजा कोण भुजा। अब ये वाली प्रमेय हमारी यहां से काम से, ये प्रमेय हमारी काम की है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे 10.2 को, उसमें हमें इसकी आवश्यकता लगेगी। आवश्यकता कैसे लगेगी कि यदि हम दो त्रिभुजों की आपस में क्या करें, तुलना करें, साथ में उनकी दो भुजाओं के साथ अगर हमारे कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह प्रमेय कौन सी बनेगी? भुजा कोण भुजा। और उससे वो दोनों त्रिभुजों की, उसके बाद क्या होंगे, इनके सभी अंग क्या हो जाएंगे? समान। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ अगर एक कोण आपस में बराबर हो गया तो उसकी तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है। कि अभी हमारे पास एसी का मान नहीं था, हमें नहीं पता एसी का मान कितना आएगा, हमारे पास यहाँ पी आर का मान नहीं था, हमें नहीं पता पी आर का मान कितना आएगा, लेकिन जितना मान इस भुजा का आएगा ना उतना ही मान इस भुजा का आएगा। लेकिन कब आएगा? यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर। ये कोण नहीं हो तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ये नहीं हो तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए तो आपस में क्या हुआ कि तीसरी भुजा अपने आप तीसरी भुजा के बराबर हो जाती है। अब हमें नहीं पता ये 12 सेंटीमीटर आएगी क्या, अगर ये 12 आएगी तो ये भी कितनी आएगी? 12। अगर ये 18 आएगी तो ये भी कितनी आएगी? 18। ये अगर 6 आएगी तो ये भी कितनी आएगी? 6। तो कहां से आएगा? इस प्रमेय से, कि अगर दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है उस त्रिभुज की। बस इतना याद रखना आपको। अब समस्या ये है कि इस पाठ को हमने पढ़ा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया वहां पर, तो मैं सीधे लिख देता तो भैया आपको पल्ले नहीं पड़ता, फिर आप मेरे को दोष देते कि हमें तो पल्ले नहीं पड़ा। तो ये सर्वांग समता याद रखना आपको कि दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे हम यहाँ पर। हाँ भैया, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो हमारे पास सामान होना चाहिए पहले चाय बनाने का। बताओ क्या क्या लगता है चाय बनाने के लिए, किसको आती चाय बनानी? देखो क्या सोच रही हो, बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं क्या क्या, क्या चीज पूछ ली। क्या तो बता दे, कभी कभी तो मतलब प्रमेय 10.2, जैसे 10.1 का मान क्या है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। यहाँ पर क्या है कि वृत्त के ऊपर किसी बाहरी बिंदु से खींची जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। अब इसमें याद रखने वाली बात तो कुछ है नहीं, ये है वृत्त, स्पर्श रेखा है तो कहां बिंदु होगा? बाहरी बिंदु होगा। तो किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो ही खींची जा सकती हैं। तो किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। बताओ प्रमेय में कुछ रटने वाला काम हो तो। रटने वाला काम तो कल भी नहीं था कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, यह 10.1, लेकिन मैं अभी भी आपसे पूछ लूं तो कोई नहीं बता पाओगे आप। सामने लिखा आपके कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, किसकी? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या किसमें होगी? वृत्त में होगी। हालांकि गोले में भी होती है त्रिज्या, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। हाँ भैया, नहीं आता किसी को चाय बनाना? क्या क्या लगता है? हाँ, शक्कर पत्ती, दूध, पानी, अदरक, गैस, लाइटर भी तो लगता है चलाने के लिए।
हाँ, कुछ भी जलाने के लिए कुछ भी तो लगता है। हाँ, तो भैया उसी तरह अब चूंकि हमें ये प्रमेय सिद्ध करनी है तो प्रमेय में तो सिर्फ उन्होंने कथन लिख के देंगे आपको, जो जो चाहिए आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्या दिया था उन्होंने, एक व्रत। क्योंकि अच्छा आप बताओ हम स्पर्श रेखा किसके ऊपर खींचेंगे, व्रत के ऊपर। तो एक व्रत, बात मत करो, जिसका केंद्र क्या है, अब उसके केंद्र को जो आपने नाम दिया वो मान लो आप, तो जिसका केंद्र, का केंद्र O है। उसके बाद एक बाहरी बिंदु माना आपने, तो बाहरी बिंदु क्या है, बाहरी बिंदु, बाहरी बिंदु क्या है, P है। तथा पी ए और पी बी क्या है, पी ए व पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, रेखाएं हैं। तथा ए व बी क्या है, कोई बता सकता है ए और बी क्या है, स्पर्श, स्पष्ट बिंदु नहीं है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, बिंदु है। ये नाम लिए बिंदु लिखा है भैया, लिखी दो आपको ठीक से, बिंदु है। इतने था हमारे पास कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। बाहरी बिंदु क्या है, पी है, बाहरी बिंदु पी है। पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं, तो पी और पी बी स्पर्श रेखाएं। ए और बी क्या है, स्पर्श बिंदु है। बस इतने लिखा हमने। अब बताओ, चित्र बनाया था और चित्र में से देख के तो लिखा है। प्रेमियों को ऐसे करना है कि सबसे पहले चाय बनाने के लिए हमें एक तपेली चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर पत्ती चाहिए, इलायची, अदरक चाहिए, उसके बाद गैस चाहिए। अब भैया सिद्ध क्या करना है, चाय बनाना है, सिद्ध करना है। तो भैया जो काम करना है वही तो लिखेंगे हम, सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ पर, चाय नहीं बनानी है। बताओ क्या लिखूं, बस प्रमेय 10.1 कहां से आ गई इसमें, प्रमेय 10.1 है। हमें करना क्या है, सवाल में ये बताना कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर है। तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन है इसमें, स्पर्श रेखा एक तो है पी ए और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, पी बी। तो बराबर, बराबर, ये एक तो स्पर्श रेखा पी बी, एक स्पर्श रेखा क्या है, पी ए, दोनों आपस में बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है, यही करना है ना। कि बराबर का मतलब क्या है कि दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर होगी, यही करना है। अब बनाएंगे चाय, उपपत्ति खोज करेंगे चाय बनाने की। कि भैया सबसे पहले गैस ऑन किया, गैस को जलाया, उसके ऊपर तपेली को रखा, फिर चाय और दूध डाल दिया था तपेली में, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया, उसको गर्म कर लिया। पहले तो चाय पत्ती गर्म करने के बाद डाला करो, अलग टेस्ट आता है, प्रैक्टिकल करके देखना कभी, पहले से मत डालना। खैर वो बात की बात। अब उपपत्ति में भैया जो जो करना है हम करेंगे। अब आप चित्र के ऊपर पहुंच जाओ, कुछ नहीं करना है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र। पी क्या है, एक बाहरी बिंदु। तो चूंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया, तो कुछ ना कुछ करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या कर दो, ओ को बी से मिला दो। ये देखो कितना बढ़िया मिलाया मैंने, आहा, नजर ना लगे बस किसी। अच्छा मैं आपसे पूछ लो कि बताओ ओ बी यहाँ पर क्या होगी, ओ बी क्या है यहाँ पर, क्या है ओ बी, स्पर्श बिंदु है। एक घुमा के मारेंगे, हे गिर जाओगे टप्पा खा के। तो स्पर्श बिंदु तो बी होगा ना आपको, ओ बी। ओ बी क्या हुआ, ओ बी त्रिज्या होगी आपकी, त्रिज्या। मतलब कोई बता दे आप में से फिर भी सुनने का काम नहीं है आपका। अब उनने उनने बताया था, मैंने हाँ उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया कि ऐसा नहीं कोई सुन ले। देखो आप, आपको चीटिंग करना नहीं आती, मैं कह रहा हूँ परीक्षा में आपको चीटिंग करना भी नहीं आती। कहां से नहीं आती, कोई लिखे तो सामने देखो, आप कितना गर्व से कह रहे हैं। अच्छा हमने ओ को बी से मिला दिया, उसके बाद क्या करें, ये इस तरफ ए कहां से आया बेचारा, इसको भी मिला दो। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ओ से मिला दिया। अच्छा पी भी तो दिख रहा हमें, पी को मिला दो। हमारा क्या है, कुछ तो करना है। कैसा हंसते हो तुम लोग, हंसना भी नहीं आता है? हाँ भैया, तो सबसे पहले हमने क्या किया भैया, उपपत्ति में हमने क्या, कहां से स्टार्ट किया, बताओ तो मैंने क्या किया अभी, क्षैतिज रेखा बना दी, क्या बात। देखो आप तो बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया, सही है, क्षैतिज रेखा ही है वो। हाँ, ओ ए, ओ बी व
ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया। और यहां पर यहां ओए क्या है, ओए व ओबी क्या है, ओए व ओबी त्रिज्याएं हैं। ओबी एंड ओबी आर रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब वो मिलाने के बाद ही पता चला हमें। भैया देखो समझते जाओगे तो रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया कि ओ ए ओ बी और ओपी को मिलाया, मिला दिया। और यहां पर मेरे को ओ ए और ओबी क्या मिली, त्रिज्या मिली। अच्छा ओपी क्या होगी, यहां पर बोल मत देना कोई भी गलती से त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, जो वृत्त के केंद्र और परिधि के बिंदु को मिलाए। लेकिन पी तो यहां पर है, तो ये एक रेखा ही है सिर्फ, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, तुमने लिखा ही नहीं। अब भैया यहां से क्या आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं? कौन कौन सा, ओ ओ ए पी दिख रहा होगा, और दूसरा ओ बी पी। कि हम अगर ओ से स्टार्ट करें तो ओ ए पी और दूसरा ओ बी पी। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? चलो ये भी ठीक है। तो भैया मैं लिखूं यहां पर कि प्रमेय 10.1 से अभी तो मैंने कहा, मैंने तो देखा आपकी तरफ। भैया मैंने लिखा है मैं प्रमेय 10.1 से। ध्यान सुन लो, मैं आराम से कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब समझते जाओ। यहां पर क्या लिखा, प्रमेय 10.1। हमने कल एक प्रमेय पढ़ी थी, उसमें कुछ ऐसा ही मामला था कि हमने एक त्रिज्या थी, एक स्पर्श रेखा थी, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। और लंब होती है मतलब कि यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा। अच्छा भैया जरूर थोड़ी त्रिज्या नीचे ही हो और यहीं पर ही समकोण बनता है। अगर त्रिज्या केंद्र से ऊपर की तरफ हो जाए, स्पर्श रेखा इस तरफ हो जाए, तो समकोण तो यहाँ पर भी हो सकता है ना, हो सकता है। अगर भैया त्रिज्या आपकी यहाँ पर आ जाए और इस तरफ आपकी स्पर्श रेखा बन जाए, तो समकोण तो आपका यहाँ पर ही बनेगा। तो यानी कि वृत्त में कहीं पर भी त्रिज्या बने और त्रिज्या के पास अगर स्पर्श बिंदु आता है, आपका स्पर्श रेखा आती है, तो मतलब वहां पर क्या होगी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती। अब हमने जो पढ़ा उसी का फायदा उठाएंगे हम। तो प्रमेय 10.1 से अगर मैं यहां पर लिखूं ओबी, ये लंब का चिन्ह आपको पता होगा, लंब परपेंडिकुलर। ओबी लंब है किसके ऊपर, पीबी के ऊपर। व ओ ए लंब है किसके ऊपर, पी ए के ऊपर। ओबी लंब है पीबी के ऊपर, ओ ए लंब है पी ए के ऊपर है। इससे क्या हुआ भैया, इससे ये हुआ कि कोण कौन सा, ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी। दोनों के पास क्या बन जाएगा, समकोण बनेगा क्या। तो समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। हम दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, रुक जाओ। तब त्रिभुज में लिख देता हूं ओ बी पी व त्रिभुज ओ ए पी में। अब मैं यहां से लिख दूं कोण, तो कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी बराबर कितना, 90 डिग्री। अब भैया मैंने दो कोण लिखा, यानी कि यह कोण का मान भी 90 डिग्री है, इस कोण का मान भी कितना है, 90 डिग्री। दोनों को साथ लिख दिया, ओ बी पी बराबर ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कोण तो नीचे वाले त्रिभुज का है, ये वाला कोण ऊपर वाले त्रिभुज का है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो त्रिभुज कौन सा, ओ बी पी और ओ ए पी की हम क्या कर रहे हैं, आपस में हम तुलना कर रहे हैं। हमें क्या करना, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था ना कि दो भुजा और दो कोण आपस में अगर बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी कि तीसरी भुजा भी अपने आप बराबर हो जाएगी। और हमें बताना है कि क्या पी ए का मान पीबी के बराबर है। तो सबसे पहले मेरे को कोण दिखा भैया, कोण कैसा दिखा कि ओ बी पी बराबर ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, और जहां पर भी लंब होता है वहां पर समकोण बनता है, और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो पहला काम हो गया हमारा कि आपस में क्या हो गए, कोण बराबर हो गए। अच्छा दूसरी भुजा, दूसरी बार जा रहा हूं भैया, दोनों त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं। दोनों त्रिभुज कौन से, एक तो त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। क्या मैं यहां पर ओ बी बराबर ओ ए लिख सकता हूं क्या, और अगर लिख सकता हूं तो क्यों, सामने देख के बताओ। मैंने लिखा ओ बी बराबर ओ ए, क्यों, दोनों बराबर क्यों है, नहीं कोण से नहीं होता यार ऐसा कुछ भी। तो रेखा बराबर है तो क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, ये कुछ तो होंगे। ओ बी क्या है, ओ ए क्या है, कुछ नाम होंगे इनके कि नहीं है, त्रिज्या है।
हमें अच्छे से पता है कि एक ही वृत्त के अंदर हम कई सारी त्रिज्याएं बना सकते हो, सभी त्रिज्याओं का मान आपस में क्या होता है, सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। तो भैया ये है हमारा O, ये है B और ये है A, तो दोनों त्रिज्याओं की लंबाई आपस में बराबर होगी नहीं होगी, क्योंकि एक ही त्रिभुज की त्रिज्या है ये सारी, कई सारी बना दो आप, सभी का नाम दे दो O B C D E F G, यानी कि OA बराबर OC बराबर OD बराबर OE बराबर OF बराबर OG, बहुत सारी बना दो, तो इन सभी की आपस में लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पर OB बराबर OA, तो ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए क्या है आपस में बराबर है। तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, भुजा कोण भुजा, तो एक भुजा भी आपस में बराबर हो गई, कौन सी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। हमें एक भुजा और कहीं ना कहीं से बराबर करनी है। बताओ दोनों त्रिभुजों आप कौन सी तीसरी भुजा आपको बराबर दिख रही, देख के बता दो, आपको सिंपल से दिख रहा होगा। एपी बीपी को तो हमें बराबर करना है, तो बाद में होंगी ना, वो तो सिद्ध करना हमें। कैसे, क्या आपके पास मान है क्या एपी बीपी का, पीओ 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 तो एक ही रेखा है। आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो त्रिभुज है, कौन सा, एक तो ओ बी पी ओ ए पी, ओ बी पी और ओ ए पी। ध्यान समझना, एक इसका आगे वाला कमरा, एक ये वाला कमरा, इस कमरे की कितनी दीवार, थोड़ा तो सुन लिया, मैंने सिर्फ इस कमरे की पूछी है, मैंने बात को पूछ लिया, सुन लिया करो पूरा। इस कमरे में कितनी दीवार है, चार दीवारें, एक छत और एक फर्श है, तो हमें छत और फर्श नहीं पता। उस कमरे की भी कितनी दीवार, अब भैया उस कमरे की चार दीवार की होगी, उस कमरे की तो तीन दीवार होना चाहिए ना, ये वाली दीवार तो इस कमरे की है, लेकिन अगर हम उस कमरे में जाएंगे तो यह दीवार किस कमरे की हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। अगर हम उस कमरे में बैठेंगे तो उस कमरे की फिर कितनी दीवार हो जाएंगी, चार हो जाएंगी। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जितनी लंबाई इस दीवार की इस कमरे के लिए, उतनी लंबाई इस दीवार की उस कमरे के लिए। तो ऐसे यहाँ पर आप ओपी को देखो ध्यान से, ये ओ से पी यहां तक है, तो ये ओपी रेखा इस त्रिभुज के लिए भी है और ओपी रेखा इस त्रिभुज के लिए भी है, तो दोनों का मान, दोनों त्रिभुज के लिए आपस में ओपी का मान बराबर होगा क्या, क्यों, क्योंकि भैया ये इस त्रिभुज की भुजा भी है और उस त्रिभुज की भुजा भी है, यानी कि ओपी क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। यानी कि कहीं ना कहीं ये त्रिभुज अगर ऐसा बनता, कैसा कि ओ ए पी, और ये दूसरा वाला ऐसा बनता कि ओ बी पी, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर भले नहीं मानते, लेकिन अभी तो क्या है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही कैसे हैं, ये ऐसा बनाओ ना ये बीच में कि भैया एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, यानी कि यहां से यहां तक एक त्रिभुज ये होगा, दूसरा त्रिभुज ये होगा, और ये रेखा क्या है दोनों के लिए, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, यानी दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ओपी बराबर ओपी, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन, जो कि आपको समझ में आता, उभयनिष्ठ भुजा है, भुजा है। बस हमारा काम बन गया यहाँ सिर्फ, हाँ बन गया। अब ध्यान से देखना, मैं फिर से दोनों त्रिभुजों की आपस में तुलना करूंगा, किसकी, ओ ए पी बराबर और सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ ए पी बराबर और सर्वांग सम होंगे किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। अब ये चिन्ह होता भी है सर्वांग सम का, ये बराबर के ऊपर क्या लगा दो, उल्टा एस बना दो ऐसा। ये सर्वांग सम क्यों होंगे, क्योंकि कहां से होंगे, भुजा कोण भुजा से। अच्छा भैया भुजा कोण भुजा कहां से आ गया, देख के बताओ हमें। यह वाली भुजा इस त्रिभुज के बराबर, यानी दोनों त्रिभुज की यह भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर। दोनों त्रिभुज की एक भुजा ये, दोनों त्रिभुज की एक भुजा ये भी आपस में क्या हो गई, बराबर। दोनों त्रिभुज का एक कोण ये और दोनों त्रिभुज का एक कोण ये आपस में क्या हो गया, बराबर। तो यानी कि क्या है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये आपस में बराबर हो गए। पाठ 6 में पढ़ा हमने अभी कुछ देर पहले, और ये शर्त का है, सर्वांग समता की। तो यानी कि त्रिभुज ओ ए पी ओबीपी के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और चूंकि जब इस सर्वांग सम हो गए, दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, ये हमने और पर पढ़ा था। अतः क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पीबी, यही हम सिद्ध करता है ना, पी ए बराबर पीबी। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो उसकी तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, अगर एक कोण के साथ, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो, तो उसकी तीसरी भुजा अपने आप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कहां से, सर्वांग समता की शर्त से। ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, आया नहीं आया समझ, यही है बस आपका, जितना कुछ समझ में आया। बहुत देर में किया मैंने इसको, 2 मिनट लगते करने में, तो टाल लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो।
क्या हुआ? 9th क्लास में पढ़ना ट्राइंगल की पढ़ ली? नहीं पढ़े? बोलो पढ़ाओगे हमें, 10वीं में आएगा कि ट्राइंगल। देखिए सारे चैप्टर आपके पहले एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। जैसे हमने रैखिक समीकरण विलोपन विधि तो पार्ट 3 में पढ़ी थी, लेकिन विलोपन विधि के हमारे समीकरण तो बाद में बने ना। कहाँ पर बने थे, किस पार्ट में बने थे? समांतर श्रेणी में बने थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो भैया विलोपन विधि तो वहीं पर लगनी थी, लेकिन वहां पर क्यों लगी कि सिर्फ हमें सवाल को सीखना था वहां पर। अब जहां पर समीकरण आए वहां हम उसको हल करेंगे। तो इसे पार्ट 6 में हमने सर्वांग सम पढ़ा। छोड़ो, ज्यादा बात नहीं कहूंगा, डाल लो आप तो। प्रमेय आपकी 3 चरणों में ही हल होगी, मैंने आपको बताया है। और इसी तरह करना है कि दिया है उसके बाद सिद्ध करना है और एक उपपत्ति।
उतार ले तो प्रश्नावली पहले का दूसरा सवाल देखो भैया। हम ऐसे करेंगे, एक प्रमेय एक सवाल, एक प्रमेय एक सवाल, सारी प्रमेय एक साथ कराऊंगा तो फिर भी आपको पढ़ लेनी पड़ेंगी। एक प्रमेय मैंने आपको कल कराई, एक प्रमेय कल कराऊंगा, एक परसों करा दूंगा, उसमें काम खत्म हो जाएगा हमारा। सवाल पढ़ लिया हो आपने? प्रश्नावली 10.2 पहले का दूसरा सवाल। आपने सवाल पढ़ लिया हो तो आप मेरे को ये बता दो कि जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जिस प्रकार 180 होता है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 240। कितना होता है? बताओ कितना होगा? 360। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज आपका किसी भी प्रकार का हो, चाहे विषमबाहु हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, हमेशा कितना होगा? 360। उसी प्रकार चतुर्भुज के आपके कई सारे प्रकार होते हैं, वर्ग, आयत, और बताओ, समांतर, समचतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, इतने होते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का हो, सभी के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। बस हमारा सवाल कुछ कह रहा हमसे, सवाल की भाषा को समझ लो। पहले तो क्या कह रहा कि एक वृत्त बनाओ, और हालांकि उन्होंने बना के दिया है इस बार। वृत्त का केंद्र कितना है? O है। हालांकि एक वृत्त नहीं, अंडा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हम मान लेंगे कि वृत्त है, तो मानने का तो हमारा काम है। सवाल है आपका आकृति 10.11 में, यदि TP TQ केंद्र O वाले
किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री हो तो पी टी क्यू किसके बराबर होगा? ये सवाल है। टीपी और टी क्यू कहाँ है आपकी स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखा हम जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वृत्त को एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करती है। अब बताओ तो सामने देखकर कि मैं टी को कहां लिखूं, टी को यहां लिखूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं, कौन सा बिंदु मानूं? ना भैया नीचे नहीं देखना है, सामने देखो। कहां पर? बाहर। बाहर इसलिए लिखना है क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा कि टीपी, तो भैया टीपी दो बार आएगा आपका, टीपी और टी क्यू। अगर आपको टी को यहां लिख देंगे तो फिर तो टी आपका एक ही बार आना, जैसे क्यू कितनी बार आएगा? सिर्फ एक ही बार, टी क्यू। यहां पर क्या आएगा आपका? टीपी। तो यानी कि टीपी और टी क्यू क्या है? आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। और उसके बाद किसका मान दिया है आपको? कोण ओ पी क्यू। तो पहले ओ पी क्यू, तो पहले ओ को क्यू से मिलाओ। तो ये भैया हमने ये पहले तो केंद्र को नाम दिया ओ को पी से मिलाया, ओ को क्यू से मिलाया, बस काम बन गया हमारा। हाँ, तो हमसे किसका मान पूछा है? पीटी क्यू का ना, इस वाले कोण का मान पूछा हमसे कि भैया जो यहां पर कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 110 का बनेगा। क्या बात, ये दिया है क्या? पीओ क्यू का मान दिया, पीओ क्यू जो कि यहां पर बन रहा है, इसका मान दिया हमें 110 डिग्री। इसका मान हमसे पूछा है पीटी क्यू, मैंने सवाल पढ़ लिया था इसलिए। पीटी क्यू का मान दिया है और पीओ क्यू का हमें मान दिया है, पीटी क्यू का मान हमसे पूछा है कि यानी कि यहाँ पर ये जो कोण दिख रहा है आपको, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? ये मान के चलना कि वृत्त का केंद्र बीच में होता है, पर मैं ये थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ क्योंकि मेरा वृत्त ठीक से नहीं बना ना। तो आप समझो कि भैया वृत्त का केंद्र एक तरफ कहाँ चला गया, तो वृत्त का केंद्र एक तरफ नहीं होता, बीच में होता। लेकिन अब आपको दिख रहा हुआ है सिस्टमेटिक। केंद्र का नाम क्या है? ओ, और जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का है। तो भैया मैं जल्दी जल्दी अगर सवाल को लिखूं तो क्या कह दिया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र ओ है, ओ है, ओपी वा ओ क्यू क्या है? ओपी ओ क्यू क्या है? तुम्हारा दिमाग थोड़ा नहीं, कहां से स्पर्श रेखा? ये है ओपी, ये है ओ क्यू, बाहरी बिंदु है। बिंदु क्या होता है? बिंदु इसे कहते हैं बिंदु, और जो जो कि वृत्त के बाहर है उसे हम कहते हैं बाहरी बिंदु। तो ये कहां से हो जाएगा आपका बाहरी बिंदु? बाहरी बिंदु टी है आपका। तो बार बताने के बाद भी ओपी ओ क्यू क्या है? फिर आपका मुझसे निकला स्पर्श रेखा। अरे ओपी जो वृत्त के केंद्र से परिधि के एक बिंदु को मिला है, वृत्त के केंद्र से परिधि के एक बिंदु को मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो ओपी और ओ क्यू क्या है? त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। उसका टीपी व टी क्यू, टीपी व टी क्यू का क्या है? स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं जो कि वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, स्पर्श करती हैं, उसे हम स्पर्श रेखाएं कहते हैं। इतना ही हमारे पास। प्रमेय 10.1 सभी को याद है, क्योंकि हम जानते हैं कहां से? प्रमेय 10.1 से। अब बार बार मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को फिर से एक स्पर्श रेखा दिखी, फिर से मेरे को एक त्रिज्या दिखी, फिर से मेरे को एक स्पर्श रेखा दिखी, फिर स्पर्श रेखा और एक त्रिज्या दिखी। तो यहाँ पर क्या काम करना है? 10.1 से हमें क्या पता है? ओ क्यू ओपी लंब होगी किसके ऊपर? टीपी के ऊपर, टीपी के ऊपर। ये ओपी लंब होगी टीपी के ऊपर, वाह ये ओ क्यू लंब होगा किसके ऊपर? ओ क्यू लंब होगा टी क्यू के ऊपर। तो इससे होगा क्या भैया? इससे यह होगा कि कोण पी, कोण पी यहां पर क्या बनेगा? समकोण। साथ में कोण क्यू यहां पर भी क्या बनेगा? समकोण। तो कोण पी बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कोण क्यू बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। और क्या कोण ओ का मान हमें दिया सवाल में? कितना? 110 डिग्री। इतना दिया हमें, और हम मान किसका निकालना? इस टी का। अब चूंकि यहाँ पर ओ का मान नहीं दिया था हमें, पी ओ क्यू, तो ये लिखा था कोण पी ओ क्यू। तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं?
बीच वाले की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर पी टी क्यू का मान पूछा हमसे, कौन पी टी क्यू बराबर होगा, तो किसका मान पूछा है, इस टी का मान, बीच वाले का मान पूछा है, यानी कि टी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। सभी को सामने एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, किस प्रकार का चतुर्भुज, किस प्रकार का चतुर्भुज दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसमें हमारे पास इस वाले कोण का मान है, इस वाले कोण का मान है, इस वाले कोण का मान है, इसका मान कितना है 90 डिग्री, इसका मान कितना है 90 डिग्री, इसका मान कितना है 110 डिग्री। तो इसका मान क्या निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकाल सकते हैं, कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि कोण P, कोण P, तो लिखूंगा चतुर्भुज, अब चतुर्भुज कौन सा है, पी ओ क्यू टी में, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहले कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण प्लस चौथा कोण कौन है, कोण टी, चारों का योग कुल मिलाकर कितना होगा 360 डिग्री। किसी का मान कितना भी हो, लेकिन चारों का मान कुल मिलाकर कितना होगा 360 डिग्री। क्या कोण पी का मान हमारे पास है क्या, कितना 90। क्या कोण ओ का मान हमारे पास है क्या 110। क्या कोण क्यू का मान हमारे पास है क्या 90। और कोण टी का मान हमें निकालना है, बराबर कितना 360 डिग्री। संख्याओं को जोड़ लो, 0 0 0 0, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 के 9 बचा 1, 1 और 1 2, प्लस कोण टी बराबर कितना 360। ये प्लस का उस तरफ जाकर तो 360 माइनस का 290, कोण टी बराबर कितना होगा, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, 2 में से 2 गया तो 0, अतः कोण टी का मान कितना आ गया। ये सवाल आएंगे आपकी परीक्षा में ऐसे ही, लेकिन जब तक आपको प्रमेय 10.1 नहीं पता कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है भैया, कितने सवाल कर लिए हमने, 3 सवाल कर लिया आज, एक प्रमेय के साथ 2 सवाल, यानी 3 हो गए कुल मिलाकर। प्रमेय को घर जाकर रख लेना फिर से, पहला दूसरा सवाल मैंने अच्छे से समझाया आपको। कल जो लेट आए वो कोशिश करना है 7:05 तक आई जाए, इससे ज्यादा लेट मत होना, ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता भैया जी की फीस जमा करो, मेरा तक सुबह से उठ के आना ठंड लगता है। वो बीच वाली तो लोग करती है, बस एक ही बची हमारे हाँ वो इतना वाले जैसे समझ में आया तो लिखूंगा माय करते समझ करते मैं तो ये स्ट्रेस जाए तो मैं ये मैंने यार तो मारा हमारा जैसे कि चला क्यों हमने आया मतलब और वीडियो बंद करो अच्छा किसी को जाएगी हेलो गाइस, तो आप देख सकते हो 1 मिनट हो जाना यार, पूरे 1 घंटे जाए वो, अरे चलने दे बस ये 25 सेकंड 10 सेकंड 25 सेकंड पेन धागा नहीं धारो तो 16 का डब्बा में धरते हो।